हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। कल जो हमने पढ़ाया वो आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। कोई समस्या हो तो आप पूछ लेना, बोले जाओ तो पूछना, मैसेज से पूछना। कल हमने जो चर्चा की थी वो की थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। होपफुली आप सबको हमने 3 विशेषताएं डिस्कस की थी। होपफुली आप सबको वो समझ आ गई होंगी क्योंकि बहुत आसान सी विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी लिखित संविधान। दूसरी विशेषता थी विस्तृत या व्यापक संविधान, जिसमें मैंने बताया था बेटा जब जो हमारा मूल संविधान था उस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ये तो बात होगी मूल संविधान की। अब हम बात करते हैं वर्तमान में। वर्तमान में अनुच्छेद की हम बात करें तो वर्तमान में अनुच्छेद हो गए लगभग, क्योंकि इनके बहुत सारे पार्ट्स बन गए ABCD, तो लगभग 475 अनुच्छेद। एग्जैक्ट नहीं, लगभग ये लिखना, लगभग अनुच्छेद हो गए 475, भाग हो गए 25 और अनुसूचियां होगी 12। तो ये तो आंकड़ा है मूल संविधान का और ये आंकड़ा है वर्तमान संविधान का। तो आप जब अन्य देशों के संविधान पढ़ोगे तो आप देखोगे कि किसी भी देश के संविधान में इतने अनुच्छेद नहीं है, इतने भाग नहीं है, किसी भी देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक, सबसे विस्तृत संविधान है। तीसरी हमारी विशेषता थी लिखित संविधान, निर्मित संविधान। तो बेटा कल हमने चर्चा की थी निर्मित संविधान क्या होता है और इसके विपरीत जो होता है वो विकसित संविधान होता है। तो निर्मित और विकसित संविधान में क्या होता है। निर्मित संविधान में मैंने बताया था कि एक संविधान सभा बनी थी हमारी संविधान का निर्माण करने के लिए। उस संविधान सभा ने संविधान बनाया था एक पूरी योजना के साथ, एक प्लानिंग के साथ। हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, और उस कैबिनेट मिशन प्लान के साथ, उस कैबिनेट मिशन योजना के साथ जिस संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसमें 389 सदस्य थे, उसके तहत हमारी संविधान सभा बनी। जिस संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। और उस संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया। कोई अपने आप नहीं बना, उसका कोई विकास नहीं हुआ है, वो बनाया गया जानबूझकर। बहुत सारी बैठकें हुई संविधान सभा की और फिर एक व्यापक, विस्तृत, एक अच्छा संविधान हमने, एक अनूठा संविधान हमने तैयार किया। इसके विपरीत होता है विकसित संविधान। जैसे विश्व का एकमात्र संविधान है, ब्रिटेन का संविधान विकसित है, जिसका धीरे धीरे अपने आप विकास हुआ। तो बेटा ये 3 विशेषताएं कल हमने डिस्कस की थी। और चौथी जो विशेषता है जिसपे मैंने कहा था कि इसको कल हम डिस्कस करेंगे, कल का मतलब आज, वो था संघात्मक संविधान। अब संघात्मक संविधान क्या होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये अब समझ नहीं आया तो साल भर आपको परेशान करेगा कि संघात्मक संविधान कैसा होता है, एकात्मक संविधान कैसा होता है। तो अब आपको समझना है संघात्मक संविधान। इसके विपरीत जो संविधान होता है वो होता है एकात्मक। एक तरफ हम एकात्मक लिख लेते हैं और एक तरफ हम संघात्मक लिखते हैं। डिफरेंस बिटवीन एकात्मक और संघात्मक, दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे संघात्मक संविधान क्या होता है। भारत का संविधान संघात्मक कहलाता है। और एग्जाम्पल इधर हम ले एकात्मक संविधान का, तो आप ले सकते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन,
एकात्मक संविधान का, एकात्मक व्यवस्था का उदाहरण है, और भारत अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का उदाहरण है। तो कुछ मुख्य मुख्य बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि संघात्मक संविधान होता कैसे। संघात्मक संविधान की एक विशेषता होती है बेटा कि संघात्मक संविधान में जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र और राज्य के मध्य बटी हुई होती है। शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र की शक्तियां, केंद्र सरकार की शक्तियां अलग होती है, राज्य सरकार की शक्तियां अलग होती हैं। और जैसे एक डायग्राम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये केंद्र है, ये किसी भी गोले का केंद्र है, ये इसकी परिधि है। अब यहाँ जो पावर है वो क्या हो रही है, बट रही है, बिखर रही है। इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, ये सेंटर है और जो शक्ति है वो सारी किस तरफ जा रही है, केंद्र की तरफ जा रही है, सेंटर की तरफ जा रही है। इस डायग्राम में जो पावर है वो किधर जा रही है, परिधि की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। तो यहाँ शक्ति का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। केंद्र की अपनी शक्ति है और ये मान लो राज्य है, स्टेट है। ये जो राज्य है इन राज्यों की अपनी अलग अलग शक्तियां हैं। यहाँ क्या हुआ, शक्ति का सेंट्रलाइजेशन हो गया, शक्ति का केंद्रीकरण हो गया। और यहाँ शक्ति का, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया, यहाँ शक्ति का केंद्रीकरण हो गया। तो यहाँ राज्यों के पास शक्तियां होती जरूर है, लेकिन अंतर क्या होता है, जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो उन शक्तियों को अपनी मर्जी से उनको देता है राज्यों को, और मर्जी से वापस भी ले सकता है। ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा होता एकात्मक शासन में कि राज्यों की शक्ति है। केंद्र अपनी हेल्प के लिए राज्य सरकारें रखता है और राज्य सरकारों को जो मन चाहे वो काम करवा सकता है। इसमें क्या होता है बेटा, संघात्मक संविधान में क्या होता है, शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्य के मध्य, वो बंटवारा संविधान में होता है। वो बंटवारा कहाँ लिखा होता है, संविधान में। संविधान बताता है कि राज्यों की शक्तियां क्या है, केंद्र की शक्तियां क्या है। हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत के संविधान की हम बात करें तो 3 लिस्ट हम पढ़ते हैं। पहली लिस्ट हम पढ़ते हैं संघ सूची, जिसको हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट। दूसरी है स्टेट लिस्ट या राज्य सूची, स्टेट लिस्ट या राज्य सूची। और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट का मतलब होता है बेटा कंकरेंट लिस्ट, जिसको हिंदी में आप कह सकते हो समवर्ती सूची। आप सबने ये +1 में पढ़ी है ये सूचियां कि भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा इन 3 सूचियों के तहत किया गया। ये संघ सूची है, ये राज्य सूची, ये समवर्ती सूची है। संघ सूची के जो विषय है, इसका मतलब क्या है, लिस्ट का मतलब बेटा इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पे केंद्र को कानून बनाने हैं। इसमें वो विषय रखे गए हैं जिन पे राज्य सरकार को कानून बनाने हैं, और इसमें वो विषय रखे गए जिन पे कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती है। इसमें कानून कौन बना रहा है, केंद्र सरकार। इसमें वो विषय है जिनपे कानून केंद्र सरकार बनाएगा, इसमें राज्य सरकारें बनाएंगी, और इसमें जो कानून बनाएंगे वो राज्य प्लस केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो ये हो गई 3 सूची। 3 सूची में, 3 लिस्ट में हमारी शक्तियों का या हमारे संविधान में केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब संघात्मक शासन या संघात्मक संविधान की विशेषता एक तो हमने बताई कि शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो संविधान में होता है। पहली विशेषता है संघात्मक शासन की, केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। दूसरी विशेषता होती है संविधान की सर्वोच्चता।
ध्यान से सुनोगे तभी बेटा बातें समझ आएंगी, नहीं तो सिर के ऊपर से जाएंगे। अब हमने पढ़ा, अभी इसको भूल जाओ बस। इसमें एकात्मक शासन में आपको इतना याद रखना है कि शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन होता है। शक्तियां जो होती हैं, संपूर्ण शक्ति होती है, वो किसमें निहित होती है? केंद्र सरकार में निहित होती है, इतना याद रखना। या शक्तियां बटी हुई। अब क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा करते हैं केंद्र और राज्य के मध्य। किसमें लिखी हुई ये बात? हमारे संविधान में लिखी हुई है कि ये संघ सूची है, ये राज्य सूची है, ये संवर्ती सूची है, और संघ सूची में ये विषय है, राज्य सूची में ये विषय है, संवर्ती सूची में ये विषय है। उसके बाद मान लो ऐसा होता है बेटा, सपोज करो कि कोई उस संविधान की उस बात का उल्लंघन करता है, कोई इस बात को नहीं मानता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पुलिस है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, पुलिस है। पुलिस राज्य सूची का विषय है, मतलब पुलिस से संबंधित जो भी नियम कानून बनेंगे वो हर राज्य अपने अपने राज्य के लिए बनाएगा। राजस्थान अपनी पुलिस की व्यवस्था करेगा, उसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हरियाणा राज्य अपनी अलग से व्यवस्था करेगा पुलिस के लिए, उसके नियम कानून बनाएगा, सेवा शर्तें निर्धारित करेगा, उसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा होता है कि पुलिस से संबंधित कानून, विषय तो किसका है? राज्य सूची का है, लेकिन कानून कौन बनाने लग गया? केंद्र बनाने लग गया। अब क्या करें? अब जब संविधान में जो लिखा हुआ है उसका उल्लंघन हो, इसका मतलब किसका उल्लंघन हो गया? संविधान का। संविधान का उल्लंघन हुआ, क्योंकि संविधान तो कहता है कि पुलिस राज्य सूची का विषय है, उससे संबंधित कानून राज्य बनाएगा, लेकिन वो क्या है? कानून कौन बना रहे? केंद्र बना रहे। तो किसका उल्लंघन हुआ? संविधान का। तो संविधान का उल्लंघन ना हो, या हम कहें संघात्मक शासन का उल्लंघन ना हो, जिस संघात्मक शासन को हमने अपनाया उसका उल्लंघन ना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संविधान को सर्वोच्च बनाना पड़ेगा। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है कि संविधान का से ऊपर कोई नहीं है, संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, XYZ कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर हमारा संविधान। लेकिन बेटा आप एक बात और ध्यान दो, संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज है। मान लो ये बुक है ना, ये बुक है, ये क्या है? संविधान है। इसमें आप पेज पलटोगे, बहुत सारी बातें, नियम कानूनों का उल्लेख है, आप उसको पढ़ते हो, लेकिन उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसका उल्लंघन कोई करता है, तो उन परिस्थितियों में अब संविधान के पास कोई हथियार नहीं है, संविधान के पास कोई पिस्तौल नहीं है, कोई चाकू नहीं है। अब संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है उसको सरकारें मान नहीं रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है, उसको अपोज कर रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में अब संविधान की सर्वोच्चता जिसकी बात हम कर रहे हैं उसकी सुरक्षा कैसे हो? तो उस संविधान की सर्वोच्चता के लिए, और संविधान की सर्वोच्चता की सुरक्षा होगी तभी संघात्मक शासन की सुरक्षा होगी। अब संविधान की सर्वोच्चता की सुरक्षा के लिए हमने एक विशेषता और जिसकी चर्चा करेंगे, हमारे संविधान में है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की सर्वोच्चता। अब बात ये उठी कि संघात्मक शासन को बनाए रखना है, संघात्मक शासन का उल्लंघन ना हो, उसका उल्लंघन ना हो, इसके लिए संविधान को सर्वोच्च बनाया गया। लेकिन संविधान एक पुस्तक है, लिखित दस्तावेज है, और उसकी सुरक्षा का दायित्व किसको सौंपा जाए, उसका उल्लंघन ना हो, संविधान का उल्लंघन ना हो, इसकी ड्यूटी किसको सौंपी जाए, तो ये ड्यूटी सौंपी गई। बहुत सोच विचार करने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने ये जिम्मेदारी न्यायपालिका को सौंपी कि न्यायपालिका की ये ड्यूटी बनती है कि संविधान की सर्वोच्चता की सुरक्षा करें, कि अगर कोई भी पदाधिकारी, आम नागरिक, सरकार और चाहे राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्रपति है, कोई भी अगर संविधान के विरुद्ध कुछ करता है तो न्यायपालिका की ये ड्यूटी बनती है कि वो संविधान की सर्वोच्चता की सुरक्षा करे। कैसे करेगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू आपने सबने पढ़ा है, छोटा शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल में पढ़ने हैं पूरे चैप्टर ये सब। ये संघात्मक में पूरा एक चैप्टर हमें पढ़ना है, लेकिन अभी विशेषताओं में मोटी मोटी चीजें डिस्कस करते हैं। अभी तो आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि संघात्मक शासन होता है जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य किया जाता है, जिसमें जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो संविधान में लिखित होता है, और केंद्र सरकार अपनी मर्जी से राज्यों की शक्तियों को छीन नहीं सकती, घटा नहीं सकती, बढ़ा नहीं सकती। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा?
संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मुख्य बात तो आप ये समझ लो। अब लेकिन फिर भी थोड़ा और आगे चलते हैं। उन शक्तियों के बंटवारे को बनाए रखना है, संविधान की सर्वोच्चता की सुरक्षा करनी है, उसके लिए हमें क्या करना है, न्यायपालिका को सर्वोच्च बनाए। कि न्यायपालिका का ये दायित्व बनता है कि वो अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान की सर्वोच्चता की सुरक्षा करे या संघात्मक शासन को बनाए रखे। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, शॉर्ट में एक बात बताते हैं। कानून कौन से अंग बनाता है, शासन का संसद, व्यवस्थापिका। संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो संविधान के विरुद्ध है, जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है और संसद ने ऐसा कानून बना दिया, तो संविधान की सर्वोच्चता और सुरक्षा का दायित्व किसका, न्यायपालिका का है। तो न्यायपालिका उसकी जांच करे जो संसद ने कानून बनाए कि कहीं वो कानून संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, उस कानून से संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। और न्यायपालिका को लगता है कि संसद ने जो कानून बनाए वो वास्तव में हमारे अधिकारों के विरुद्ध है या संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका क्या करेगी, संसद के द्वारा निर्मित कानून का अवैध घोषणा करेगी और उस कानून को रद्द करेगी। तो इस न्यायपालिका अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर के द्वारा, अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा संविधान की सर्वोच्चता की सुरक्षा करती है, और संविधान की सर्वोच्चता की सुरक्षा करती है तो संघात्मक शासन की सुरक्षा अपने आप हो जाती है। तो ये क्या हो गया, संघात्मक शासन। संघात्मक शासन कौन सा होता है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य किया जाता है, और जिसमें जो शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है बेटा, वो कहाँ लिखा होता है, संविधान में लिखा होता है, जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर उनमें कोई परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन संविधान में संशोधन करके ही कर सकती है संसद, अपनी मर्जी से केंद्र सरकार उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। आई थिंक बेटा आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये एक हमारी संविधान की विशेषता है, संघात्मक शासन। नेक्स्ट विशेषता जिसकी हम चर्चा करेंगे 1 by 1। तो मुख्य विशेषता संघात्मक शासन क्या होता है, मुख्य रूप से शक्तियों का बंटवारा होता है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। आप देखो ना, विकेंद्रीकरण है बेटा, सबसे ऊपर कौन है, केंद्र सरकार एक होती है पूरे देश में, उससे नीचे राज्य सरकार होती है, जितने राज्य उतनी सरकार, ठीक है। उससे नीचे नगरीय स्वशासन और स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन होता है। आपने पढ़ी है सबने, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब किस में आती है, नगरीय स्वशासन में आती है। और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में आपने पढ़े हैं 3 स्तर हमारी पंचायती राज के, जिसमें सबसे ऊपर जिला परिषद, उससे नीचे पंचायत समिति, सबसे नीचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। तो ये शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया, शक्ति बढ़ गई, ठीक है। तो ये संघात्मक शासन होता है जब शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। नेक्स्ट हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं FR। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, भाग कितना 3, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 12 से 35 तक। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकार किसी भी देश के नागरिकों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है बेटा जब उसको अधिकार प्रदान किए जाए, उसको कुछ करने की छूट प्रदान की जाए, उसके अपनी पर्सनालिटी डेवलप तभी होगी जब उसको अधिकार दिए जाए। तो भारत में भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो बहुत सारे देशों के अधिकारों का अध्ययन किया कि किस देश ने अपने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान कर रखे हैं। तो ये उसका अध्ययन करने के बाद हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी बहुत सारे अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए, जिससे उनको एक अच्छा अवसर प्राप्त हो। और ये अधिकार जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद मिलने बहुत जरूरी थे, क्योंकि हम ब्रिटेन के अधीन थे, परतंत्र थे, और परतंत्र थे तो उसके बाद भारतीयों को ये ऐसा कुछ अधिकार मिलेंगे तो भारतीयों को आज़ादी का एहसास होगा। भारतीयों को ये एहसास हो
कि हम आज़ाद हो गए। वो कब होगा? जब उनको अधिकार मिलेंगे। अधिकार मिलेंगे तो वो स्वतंत्र जीवन जिएंगे, खुले में अपना जीवन जिएंगे। तो इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक भारतीय अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसके लिए उनको बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए। तो ये हमारी नेक्स्ट विशेषता है। उसके बाद है डीपीएसपी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जिसको हिंदी में हम कहते हैं डायरेक्ट, इंग्लिश में हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो इसको बेटा शब्द से समझो, जो शब्द इसमें यूज हुए हैं। राज्य, राज्य आप समझ सकते हो सब, राज्य का मतलब होता है नहीं, स्टेट, नीति, नीति नियम कानून जो भी बनती है कि निर्देशक, निर्देशक का मतलब जो निर्देश प्रदान करे। निर्देशक क्या होता है? जो निर्देश प्रदान करे, जो डायरेक्शन प्रदान करे। प्रिंसिपल, सिद्धांत, कौन से सिद्धांत? वो सिद्धांत जो राज्यों को नीति का निर्माण करने के लिए निर्देश प्रदान करे। फिर सुनो एक बार, किन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं? वो सिद्धांत जो राज्यों को अपनी नीति का निर्माण करने के लिए निर्देश प्रदान करे, उनको एक गाइडलाइन प्रदान करे कि आपको अपनी नीतियों का निर्माण करते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना है। इन बातों को आप ध्यान में रख सकते हो। ये सिद्धांत कहाँ लिखे हुए हैं, या उन सिद्धांतों को कौन से सिद्धांत कहते हैं? निर्देशक सिद्धांत। कि जब भी स्टेट अपनी पॉलिसी बनाए, जब भी स्टेट अपनी नीतियां बनाए, जब भी स्टेट अपने कानून बनाए, जन कल्याण के नियम बनाए, उस समय इन सिद्धांतों को, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें। तो ये कहलाता है डीपीएसपी। ये भारतीय संविधान के, ये देखो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे, जो डीपीएसपी है हमारे, वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 35 तक तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। 36 to 51, 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? डीपीएसपी है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अच्छा, इनसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होती है? कल्याणकारी राज्य कैसा होता है? जो अपने जनता के कल्याण के कार्य करे, अपने जन कल्याण को ध्यान में रखे, जो भी नियम नीतियां बनाए उनसे जनता का कल्याण हो। आज का राज्य जन कल्याणकारी ही राज्य है। आपके लिए पानी की व्यवस्था है, आपके लिए रोड की व्यवस्था, आपके लिए शौचालय की व्यवस्था, आपके लिए शिक्षा की व्यवस्था है, आपके रहने, गरीबों के आवास की व्यवस्था, वो सब कौन कर रहा है? बिजली की व्यवस्था है, वो सब आपके लिए सरकार कर रही है। तो राज्य का स्वरूप हुआ जन कल्याणकारी। तो जन कल्याणकारी स्वरूप की